नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 19 जनवरी 2025 दिन रविवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, कैसे कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की। वहीं दोस्तों, किसानों को राहत, अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और सोयाबीन की खरीद 4 फरवरी तक होगी। इसी के साथ ही शेखावटी के लाल ने फिर कर दिया कमाल, अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। वहीं दोस्तों, अब हो जाइए सावधान, राजस्थान में आने वाला है स्वाइन फ्लू का पीक सीजन, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन जारी। इसी के साथ ही सोने और चांदी के भाव ने बढ़ाई खरीदारों की टेंशन, 18 दिन में गोल्ड 3000 रुपए बढ़ा। वहीं दोस्तों, जयपुर में फर्जी बसें दे रही है मौत को दावत, न रिकॉर्ड न ही डेटा, हादसे पर बीमा तक नसीब नहीं। इसी के साथ ही राज्य के 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट, अगले सप्ताह फिर एक्टिव होगा नया वेदर सिस्टम। मैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ ने लिखा, एमएलए रविंद्र सिंह भाटी के कारण 8500 करोड़ का निवेश अटका, राजस्थान में ऐसा पहले नहीं हुआ। रविंद्र सिंह भाटी बोले, किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा बयान, खामोशी पर दिया करारा जवाब। देखिए, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने को लेकर बयान दिया है। किरोड़ीलाल मीणा ने अलवर में स्वामित्व योजना को लेकर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी। उन्होंने एसआई परीक्षा मामले को लेकर कहा कि एसओजी ने रिपोर्ट दी है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए और हाईकोर्ट भी यही चाहता है। उन्होंने कहा कि जनता का मन बन गया है कि पेपर रद्द होना चाहिए। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री को भी निर्णय लेना चाहिए कि पेपर रद्द हो। वहीं किरोड़ीलाल मीणा ने अपने इस्तीफे पर कहा कि मैंने इस्तीफा दिया था, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। विभाग में कामकाज बिल्कुल ठीक चल रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे मैं चुनाव जीतूं या चुनाव हारूं, मैं जनता के बीच हूं और हमेशा घूमता रहता हूं। उन्होंने बरसात से फसलों को नुकसान पर कहा कि अगर कोई पटवारी घर बैठ के रिपोर्ट बना रहा है तो सूचना मिलने पर उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि पहले समिति बनेगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा हमेशा से विवादों में रहने वाले मीणा अब साथ बैठे हैं। इस बात को लेकर उनका कहना है कि ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आ रही जिस वजह से मैं बीच जाऊं। मैं हमेशा जनता के साथ हूं और जब भी जनता को मेरी जरूरत होगी मैं उनके बीच खड़ा रहूंगा। काफी ऐसी योजनाएं अभी बाकी है जो जनता के बीच जाने वाली है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने साधा निशाना, कहा ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, कैसे कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की। देखिए, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि 1954 का कुंभ एकमात्र उदाहरण नहीं है, वहां से लेकर इमरजेंसी और 2014 तक ग्रंथ लिखे जा सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र और लोकतंत्र के सारे स्तंभों का गला घोटने की कोशिश की है। शेखावत ने कहा कि गांधी परिवार की राजनीति और कांग्रेस पार्टी का वर्तमान नेतृत्व देश दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, उनका चेहरा सबके सामने उजागर हो चुका है। उन्होंने कहा कि हिंदी में एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। मुझे लगता है कि उनका चाल, चरित्र और चेहरा सबके सामने उजागर हो चुका है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों को बंद करने पर भड़की कांग्रेस, भजनलाल सरकार पर साधा निशाना। देखिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 260 स्कूलों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में समाहित करने के आदेश दिए। इनमें कम नामांकन वाले 14 स्कूलों को निकट के स्कूलों में समाहित किया जाएगा। इनमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, अजमेर, ब्यावर जिले के 2 और हनुमानगढ़ और उदयपुर का 1 विद्यालय शामिल है। प्रारंभिक शिक्षा के ऐसे 9 स्कूलों को उनके निकट के उच्च माध्यमिक स्कूलों में समन्वित किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा के 190 स्कूलों को मिलाकर इस महीने अब तक 450 स्कूलों को मर्ज किया जा चुका है। वहीं प्रदेश में स्कूलों को मर्ज करने के सरकारी फैसले की प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने निंदा की। डोटासरा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा प्रणाली में सुधार और विस्तार करने की जगह स्कूल बंद करने का काम करती है। इसके अलावा डोटासरा ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि भाजपा सरकार की नाकामी से प्रदेश की जनता में भय का वातावरण और अपराधियों का तांडव जारी है। जयपुर में उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में महिला की दिन दिहाड़े हत्या और लूट की वारदात शर्मनाक और कमजोर कानूनी व्यवस्था का प्रमाण है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। स्कूलों को बंद करना निंदनीय है। सरकार को चाहिए कि वह स्कूलों को बंद करने की जगह इनमें सुधार और विस्तार पर ध्यान दे।
राजस्थान में तबादले रुकने के 37 घंटे बाद भी नहीं थमी सूचियां, एमएलए और मंत्रियों की नाराजगी बनी बड़ी वजह। देखिए, राज्य में तबादलों की मियाद पूरी होने के बावजूद ऊर्जा विभाग और बिजली कंपनियों में बीते दिन तक भी सूची जारी होती रही। विद्युत वितरण निगम से लेकर प्रसारण निगम तक में संशोधन किए गए। इसके लिए राजकाज पोर्टल की बजाय सामान्य रूप से काम किया गया ताकि बैकडेट में सूची जारी की जा सके। सबसे चर्चित सूची तो विद्युत प्रसारण निगम की है। सामान्य तौर पर सूची पर डिस्पैच के आखिरी नंबर अंकों में ही लिखे जाते हैं, लेकिन प्रसारण निगम की कुछ तबादला सूची में डिस्पैच अंक के आगे ए और बी भी लिखा गया। अब जांच का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। क्या बीच में ही सूची जोड़ने के लिए ऐसा किया गया? प्रसारण निगम के सीएमडी आलोक हैं और सचिव आनंदी लाल वैष्णव ने सूची जारी की है। उधर कई विधायकों और मंत्रियों ने उच्च स्तर पर सूची में अपनों के नाम न होने पर नाराजगी भी जताई। इसके बाद संशोधन किया गया। जयपुर में तो एक सीट पर पहले अन्य इंजीनियर को लगाया, लेकिन आधे घंटे बाद ही उसे हटाकर दूसरे इंजीनियर का नाम जोड़ दिया गया। अजमेर दरगाह में मंदिर विवाद पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, आखिर क्या बोले? देखिए, राज्य में अजमेर दरगाह विवाद को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, मस्जिद भी बनेगी, सबकी अपनी अपनी आस्था है। अब्दुल्ला ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नजरिए में बहुत फर्क है। उन्होंने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने पिछले दिनों टनल के उद्घाटन पर पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। इसका आशय कुछ अलग नहीं निकाला जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी एक नहीं हो सकते, दोनों की सोच अलग है। भाजपा नफरत को बढ़ावा देती है, हमें अमन और खुशहाली पसंद है। किसानों को राहत, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और सोयाबीन की खरीद अब 4 फरवरी तक होगी। देखिए, प्रदेश में खरीफ सीजन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर की जा रही मूंग और सोयाबीन की खरीद की अवधि को 4 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश के किसानों की मूंग के समर्थन मूल्य पर बेचने में आ रही परेशानी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जिन किसानों ने मूंग और सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी उपज को बेचने के लिए पहले से पंजीकरण करवा लिया है, वे अब निर्धारित तुलाई केंद्र पर 4 फरवरी तक उपज की तुलाई करवा सकेंगे। अब तक 86,488 किसानों द्वारा मूंग के लिए पंजीकरण करवाया गया है और उनमें से 70,619 किसानों से 1,42,000 मैट्रिक टन मूंग की खरीद की जा चुकी है तथा सोयाबीन के लिए 42,956 किसानों ने पंजीकरण करवाया है और 26,328 किसानों से 68,747 मैट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की जा चुकी है। शेखावटी के लाल ने फिर कर दिया कमाल, अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। देखिए, राज्य के सीकर जिले के एक होनहार ने देश के राष्ट्रीय ध्वज का मान बढ़ा दिया। नीमका थाना की सिरोही ग्राम पंचायत निवासी किसान परिवार में जन्मे पर्वतारोही राम सिंह कसवा, जो कि एक पैरा कमांडो है, उन्होंने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोनकागुआ पर तिरंगा फहराया है। ये चोटी अर्जेंटीना के एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसकी ऊंचाई 6,962 मीटर यानी कि 22,841 फीट है। ये पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, पर्वतारोही राम सिंह कसवा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। करीब 2 साल पहले उसे भी फतह कर चुके हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राम सिंह कसवा पैरा कमांडो रेजिमेंट में अभी हवलदार के पद पर कार्यरत है और जम्मू कश्मीर में तैनात है। उनके 2 बच्चे भी हैं। राजस्थान में आने वाला है स्वाइन फ्लू का पीक सीजन, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन जारी। देखिए दोस्तों, नए साल के पहले पखवाड़े में तापमान में हो रहा उतार चढ़ाव राज्य के सीकर में स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ा रहा है। अस्पतालों की मेडिसिन ओपीडी में आ रहे इन्फ्लुएंजा के 4 से 5 मरीजों के रोजाना थ्रोट स्वाब के सैंपल करवाए जा रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार इस प्रकार के मौसम में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा और एडेनो वायरस के बीमारी में लक्षण काफी मिलते जुलते हैं। इसकी वजह से सही तरीके से इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण 5-7 दिन में अगर ठीक नहीं होते तो निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। किसी भी दवा विक्रेता से मनमर्जी की दवाई लेने की बजाय चिकित्सक सही परामर्श ले, इससे संक्रमित शख्स के दोनों फेफड़ों तक संक्रमण न पहुंचे। दोस्तों, राहत की बात यह है कि स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है। इससे व्यक्ति 1 साल तक इस रोग से सुरक्षित हो जाता है। दोस्तों, स्वाइन फ्लू को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई, जिसमें बताया गया कि तापमान में अचानक बदलाव के कारण स्वाइन फ्लू के केस बढ़ने की आशंका रहती है। वहीं सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्ग, प्रसूता और बच्चों को रहता है। ऐसे में सर्दी जुकाम के मरीजों को मास्क लगाने, सार्वजनिक स्थलों पर दूरी बनाने, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने, छींकते खांसते समय मुंह पर हाथ लगाने या मास्क लगाने की सलाह दी जाती है। वहीं सर्दी, जुकाम, बुखार और गले में खराश होने पर तत्काल चिकित्सक से परामर्श की सलाह दी गई। सोने और चांदी के भाव ने बढ़ाई खरीदारों की टेंशन, 18 दिन में गोल्ड 3,000 रुपए बढ़ा।
देखिए दोस्तों, सोने और चांदी के भाव ने फिर से खरीदारों की टेंशन को बढ़ा दिया है। इस कारोबारी सप्ताह में सोने और चांदी के भाव में लगातार इजाफा देखा गया। सोमवार को जहां जयपुर सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 80,000 रुपए था, वो अभी बीते दिन तक बढ़कर 81,400 रुपए तक हो गया था। हालांकि चांदी में इतनी तेजी नहीं देखी गई। चांदी 300 रुपए गिरकर 93,300 रुपए प्रति किलो रह गए। वहीं दोस्तों 1 जनवरी से ही यानी नए साल से ही सोने के भाव में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं दोस्तों इस तेजी का कारण विदेशों में डॉलर के मजबूत होने और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के अलावा विदेशी पूंजी की निकासी के कारण रुपए में गिरावट देखी गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 16 पैसे कमजोर हुआ। इस कारण भी सोने के भाव को मजबूती मिली है। स्थानीय बाजारों में सोने और चांदी की मांग ने भी इसके भाव को मजबूत किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024, अब सुधरेगी राजस्थान की रैंकिंग, 50 निकायों का किया दौरा। देखिए, स्वच्छता के क्षेत्र में जयपुर ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए व्यापक प्रयास शुरू कर दिए हैं। स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे आपसी समन्वय और सहयोग से स्वच्छता में सुधार के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करें। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत विभागीय निर्देशों की अनुपालना में 6 से लेकर 13 जनवरी तक निदेशालय की टीम ने 50 अग्रणी निकायों का दौरा किया था। इस दौरे के दौरान टीम ने स्वच्छ सर्वेक्षण की चेकलिस्ट के आधार पर समस्त इंडिकेटर्स की जाँच की और आवश्यक सुधार की दिशा में सुझाव भी दिए। वहीं अभी जयपुर स्थित स्वायत्त शासन भवन में आयोजित बैठक में राजेश यादव ने अधिकारियों को जांच दल के सुझावों का त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि डिवीजन के अधिकारी जिलों में जाकर स्वच्छता और प्रगति की नियमित जाँच करें। जयपुर में फर्जी बसें मौत को दे रही है दावत, न रिकॉर्ड न डेटा, हादसे पर बीमा तक नसीब नहीं। देखिए, यदि आप निजी यानी प्राइवेट बसों में सफर कर रहे हैं तो पहले बस की पड़ताल कर ले। इसका कारण है जयपुर में फर्जी बसों का संचालन। न तो परिवहन विभाग के पास इनका कोई रिकॉर्ड है, न ही वाहन कंपनियों के पास इनका कोई डेटा है। जुगाड़ के सहारे तैयार बसें फर्जी नंबर प्लेट और चैसी नंबर लगाकर दौड़ाई जा रही है। ये बसें कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो यात्री को बीमा तक नसीब नहीं होगा। आरटीओ प्रथम और द्वितीय की ओर से सड़क सुरक्षा के तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसी बसों को सीज भी किया जा रहा है। मैं दोस्तों एक बात सुनकर आप चौंक जाएंगे, शहर में जितनी भी बसें संचालित हो रही है वे अधिकतर बसें दूसरे राज्यों की हैं। जी हाँ, दरअसल इन बस संचालकों ने राजस्थान में टैक्स बचाने के लिए दूसरे राज्यों में बसों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अधिकतर बसें आंध्र प्रदेश और नागालैंड की है। इन राज्यों में रोड टैक्स बहुत कम है। इसके अलावा डीटीओ आरटीओ द्वितीय संजय शर्मा का कहना है कि जांच अभियान के दौरान बिना चैसी नंबर की बसें सीज की जा रही है। ये बसें अवैध है। हमने ऐसी बसों के खिलाफ 11 FIR दर्ज करवाई है। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे का जल्द होगा काम पूरा, राजस्थान में यहाँ सिर्फ इतना सा काम बाकी। देखिए दोस्तों, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे का राजस्थान के हिस्से का काम इस साल पूरा होने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेस वे का 373 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान से निकल रहा है। इसमें से करीब 35 किलोमीटर का काम ही बचा हुआ है। ये काम सितंबर तक पूरा होने का दावा किया जा रहा है। काम पूरा होने के बाद कोटा से दिल्ली पहुंचने में मात्र 4 घंटे लगेंगे। बता दें कि ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है जो कि 6 राज्यों से होकर गुजर रहा है। दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे के बारे में मैं आपको कुछ खास बातें बता देता हूँ। जैसे कि ये एक्सप्रेस वे वर्तमान में 8 लेन का है, लेकिन इसे भविष्य में ट्रैफिक के हिसाब से 12 लेन तक का किया जा सकेगा। NHAI ने जमीन अधिग्रहण इसी तरह से किया है कि भविष्य में यदि एक्सप्रेसवे में लेन बढ़ानी पड़े तो फिर से जमीन अधिग्रहण की जरूरत भी न पड़े। इस एक्सप्रेसवे पर छोटे वाहन 120 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड से चल रही हैं, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 140 की स्पीड की जा सकती है। जयपुर में बनेगा एक और बस स्टैंड, सिंधी कैंप पर दबाव होगा कम, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिए निर्देश। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहर की बढ़ती जनसंख्या और यातायात दबाव को देखते हुए दूरगामी कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। अभी शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में उन्होंने यातायात प्रबंधन में विभागों के समन्वय और नई योजनाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने यातायात सुगमता के लिए संभावित क्षेत्रों में वन वे व्यवस्था लागू करने की योजना बनाने और अतिक्रमण हटाने को भी कहा। इसके साथ ही सिटी ट्रांसपोर्ट में CNG और इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन को सर्वाधिक परिवहन व्यवस्था से जोड़ने के लिए भी कहा। सीएम ने कहा कि जयपुर से बाहर जाने वाले प्रमुख 4 मार्गों अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड और सीकर रोड पर नए बस स्टैंड की योजना पर काम करने को कहा गया, जिससे सिंधी कैंप पर दबाव कम होगा। मुख्यमंत्री ने दिल्ली और आगरा जाने वाली बसों के लिए निर्धारित नारायण सिंह तिराहा बस स्टैंड को अन्यत्र स्थानांतरित कर पीक आवर्स में बसें वहीं से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के 14 जिलों में कोहरे का अलर्ट, अगले सप्ताह फिर एक्टिव होगा नया वेदर सिस्टम। देखिए, जयपुर सहित प्रदेश भर में शीतलहर के साथ गलन भरी सर्दी के एहसास से आमजन परेशान। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक बीते 24 घंटे में बीकानेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में घना कोहरा और कहीं कहीं कोल्ड डे दर्ज किया गया। धौलपुर में 2 mm बारिश भी दर्ज की गई। राज्य के अधिकांश भागों में आगामी 3 से 4 दिन मौसम शुष्क रहेगा। 21 जनवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से राज्य के उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इससे सर्दी का असर बढ़ने के भी आसार है। इसके अलावा कोटा, जयपुर, भरतपुर और
और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में 2 से 3 दिन घना कोहरा भी छाया रह सकता है। NSEFI ने लिखा, MLA के कारण 8,500 करोड़ का निवेश अटका, राजस्थान में ऐसा पहले नहीं हुआ। रविंदर सिंह भाटी बोले, किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा महासंघ यानी कि NSEFI के CEO सुब्रमण्यम पुलिपका ने पत्र लिखकर बाड़मेर के शिव से विधायक रविंदर सिंह भाटी की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से की। पत्र में लिखा कि भाटी की ओर से खड़ी की जा रही अड़चनों से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में 8500 करोड़ का निवेश अटक गया है। आरोपों को विधायक भाटी ने नकार दिया। NSEFI की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया कि बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के डेवलपर्स को स्थानीय विधायक के कारण समस्याएं हो रही है। कर्मचारियों को धमकियां दी जा रही है, जबरन वसूली की भी कोशिश की जा रही है। वहीं इस मामले में शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी ने प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने कहा कि मैंने किसी भी तरह के प्रोजेक्ट में कोई अड़चन नहीं डाली। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र के किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। किसानों के साथ DLC से दोगुने मुआवजे के नाम पर अन्याय किया जा रहा है। इलाके के किसान एकजुट है, मैं सिर्फ उनकी आवाज बन रहा हूँ। हमारा परिवार खुद को राजा नहीं मानता। जयपुर पूर्व राज परिवार के पद्मनाभ बोले, मैं जयपुर का फर्स्ट सर्वेंट पोलो के गौरव के लिए काम कर रहा। देखिए, जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य स्वाई पद्मनाभ सिंह ने जयपुर पोलो सीजन की शुरुआत की घोषणा कर दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पोलो से लेकर अपने जीवन से जुड़े अनुभवों को शेयर किया। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार खुद को राजा लीडर्स की तरह नहीं मानता है। हम लोग अपने आप को इस शहर के फर्स्ट सर्वेंट मानते हैं। हमारे पूरे परिवार ने इस शहर और देश की सेवा की है। भांकरोटा अग्निकांड के 1 महीने बाद NHAI का बड़ा एक्शन, जिंदा जल गए थे 20 लोग। देखिए, राज्य के जयपुर में भांकरोटा हादसे के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल बीते दिन सुबह जयपुर से अजमेर हाईवे पर DPS के पास रोड कट बंद कर दिया गया। क्रेन की सहायता से बड़े बड़े ब्लॉक रखकर रोड कट को बंद किया गया। इस कट पर कई हादसे हो चुके हैं, ऐसे में ये फैसला लिया गया है। वहीं दोस्तों, इसी साल जनवरी महीने में भी जयपुर से अजमेर हाईवे पर DPS कट पर U-टर्न लेते समय कोयले से भरा टैंकर भी पलट गया था। गनीमत रही कि उस समय ट्रेलर के आसपास कोई नहीं था, वरना जनहानि भी हो सकती थी। इतना ही नहीं, U-टर्न पर ट्रेलर के पलटने से 2 टुकड़े तक हो गए थे। उसके बाद भी ट्रेलर काफी दूर तक चलता रहा, जबकि उसका पीछे का हिस्सा टूटकर वहीं रह गया था। भारतीय वायुसेना में नौकरी का अवसर, अग्निवीर भर्ती के लिए 27 जनवरी तक पंजीयन। देखिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना में नौकरी का अवसर है। भारतीय वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु भर्ती के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 27 जनवरी है। वायु सैनिक चयन केंद्र के विंग कमांडर कमांड अधिकारी अभिषेक कटोच ने बताया कि इच्छुक अविवाहित पुरुष और महिलाएं उम्मीदवार भर्ती से संबंधित सभी नियमों की विस्तृत जानकारी भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अभिषेक कटोच ने बताया कि 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच जन्मे अविवाहित पुरुष और महिलाएं उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र होंगे। 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय में गणित और भौतिक विषय के साथ और कला तथा वाणिज्य संकाय में किसी भी विषय के साथ 50% अंकों के साथ अंग्रेजी विषय में भी 50% अंक होना अनिवार्य है। या 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा या 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स पास उम्मीदवार आवेदन के पात्र होंगे। कोचिंग सिटी से ज्यादा आत्महत्या सिटी या सपनों की मौत के नाम से कुख्यात होने लगा कोटा। देखिए दोस्तों, कोटा आज ये नाम कोचिंग सिटी से ज्यादा आत्महत्या सिटी या फिर सपनों की मौत के नाम से कुख्यात होने लग गया है। इसका कारण है कि यहाँ बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपने लेकर आते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए अपनी जमा पूंजी तक दाव पर लगा देते हैं, लेकिन प्रतियोगिता की मार और नंबरों से पिछड़ने के कारण बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि उन सपनों को पूरा करने के तनाव में वे अपने आप को ऐसा ही मान लेते हैं। इसके नतीजन खुद को समाज में बेहतर न समझ पाने और अभिभावकों की उम्मीदों पर खरा न उतरने के बोझ के चलते वे आत्महत्या की तरफ अपना कदम बढ़ा देते हैं। ये कहानी आज की नहीं बल्कि कई वर्षों से चली आ रही है। अब कई अभिभावक तो अपने बच्चों को कोटा की कोचिंग नगरी में भेजने से भी हिचकिचाने लग गए हैं। इसका नतीजा भी अब सामने आने लगा है। कोटा की बदनाम कोचिंग नगरी में इस साल बच्चों की एकाएक संख्या में भारी गिरावट भी देखने को मिली। कोचिंग हब के साथ साथ कोटा कोचिंग उद्योग बन चुका है। इस कोचिंग उद्योग को दोबारा पटरी पर लाने के लिए प्रशासन के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स भी नई सिरे से कवायद में जुटे हैं। कोटा में बच्चे आत्महत्या न करें, इसको लेकर भी प्रशासन ने कई प्रयास किए, लेकिन अब तक प्रयासों के परिणामों पर नजर डाले तो नतीजा सिफर ही रहा। इस साल की शुरुआत में ही अब तक कोटा के 4 बच्चों को सफेद एप्रिन की चाह में सफेद कफन नसीब हुआ। आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2023 में जहां 26 छात्रों ने और वर्ष 2024 में 17 छात्रों ने पढ़ाई के डिप्रेशन के कारण आत्महत्या की, यानी हर महीने औसत 2 बच्चों ने आत्महत्या की। ये आंकड़े काफी डरावने हैं और सभी को चिंता में डालने वाले भी हैं। प्रशासन और अभिभावकों के अनेक प्रयासों के बाद भी आत्महत्या के आंकड़े रुक नहीं रहे, जो कि दर्शाता है कि कहीं न कहीं उनके प्रयासों में कहीं कोई
कमी तो नहीं रह गई। अब सरकार को चाहिए कि वे अपने पूर्व में किए गए प्रयासों पर पुनः विचार करे और देखे कि आखिर कमी कहाँ रह गई। वहीं अभिभावकों को अपने बच्चों के प्रति पढ़ाई का अनावश्यक बोझ भी नहीं देना चाहिए। उन्हें हर समय समझाना चाहिए कि वे तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करें। मादक पदार्थों के साथ समाज में बढ़ रहा है मेडिकिट नशे का जहर। देखिए दोस्तों, प्रदेश में मादक पदार्थों के साथ मेडिकिट नशा युवाओं को बर्बाद कर रहा है। दवा की दुकानों की नियमित मॉनिटरिंग न होने और औषधि निरीक्षकों की लापरवाही के कारण लोगों को डॉक्टर की पर्ची के बिना ही नशीली दवाएं मिल रही है, जो समाज के लिए घातक साबित हो रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जनवरी 2018 से दिसंबर 2023 तक राजस्थान में मेडिकिट नशे की ओवरडोज से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा 7 मौतें अकेले श्रीगंगानगर जिले में हुई, शेष 2 मौतें जयपुर और कोटा में और 1 जोधपुर में हुई। ये तो वो मौतें हैं जिनके प्रकरण दर्ज हुए, जबकि वास्तविक आंकड़ा तो इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, मेडिकिट नशे के उपयोग और तस्करी पर नियंत्रण के लिए पुलिस और चिकित्सा विभाग को सख्ती दिखाने की आवश्यकता है। ढूलमूल नीति के कारण दुकानों पर खुलेआम नशेड़ियों को नशीली दवाएं मिल जाती है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी औपचारिकता के तौर पर कार्रवाई करके इतिश्री कर लेते हैं, जिसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारी कार्रवाई की जानकारी न तो मीडिया को देते और न ही सीएमओ को। इसको देखते हुए अब खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने आदेश जारी कर ड्रग संबंधी कार्रवाई की सूचना सीएमएचओ को देने के निर्देश दिए हैं।